विपक्ष परेशान है, इसको लेकर सरकार खुश है। आपको हराने के लिए जो योद्धा थे उनको मैदान में उतारा गया। दिग्विजय चौटाला, रणदीप सिंह हुड्डा, लेकिन बाजी मार गए मिड्डा। रामायण के अंदर कुंभकर्ण जब तपस्या करता है तो भगवान ब्रह्मदेव आते हैं कि कहते मांगो, इंद्र आसन की जगह वो निंद्र आसन मांग बैठता है। तो यही शायद सुरजावाला जी के साथ हुआ। मोहित, आय से अधिक संपत्ति का आरोप। पीए हैं आपके वो? जी। एक पीए की इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? अगर एक पीए इतना कमा रहा है, फिर मंत्री के या फिर डिप्टी स्पीकर के तो चारों उंगलियां कीमे और सिर कढ़ाई में होगा। अगर इस पे ये इल्जाम लगा तो घूम फिर के वो इल्जाम मुझ पे भी आ रहा है। आप पे नहीं आ रहा है, आपकी पार्टी पे आएगा, आपकी सरकार पे आएगा। अगर ये सब नहीं निकलता तब आप क्या कहेंगे? किसी शायर ने कहा है कि सबको है गिला, वतन ने ये नहीं दिया, वतन ने वो नहीं दिया, पर कोई नहीं है ऐसा जो कहे कि वतन को तुमने क्या दिया, वतन को मैंने क्या दिया। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 18। ये है चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं, राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। आज हम इनकी पूरी कुंडली इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आपके जो खट्टे मीठे सवालात हैं वो इनसे पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मिड्डा साहब आपका नेटवर्क 18 में, चक्रव्यूह में। जी नमस्कार। तो आजकल कैसा चल रहा है हरियाणा की, अगर राजनीति की हम बात करें? देखिए, हरियाणा की राजनीति बहुत अच्छी चल रही है। आज आप देख सकते हैं कि विपक्ष किस प्रकार से परेशान है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसीज़ हैं और जो वायदे उन्होंने किए, वो उन संकल्पों को वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज जो हरियाणा की राजनीति है बहुत अच्छी चल रही है। मतलब विपक्ष परेशान है, इसको लेकर सरकार खुश है? देखिए, विपक्ष की परेशानी ये है कि जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने संकल्प, इतने वायदे। मैं कहता हूँ कि आज तक विपक्ष की जब जब भी सत्ता आई तब उन्होंने वायदे किए और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया कि हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे। और अगर इंसान आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार संकल्प लेता है और उसे पूरा करता है तो भगवान की दृष्टि में भी उसे अच्छा माना जाता है। आज क्योंकि चक्रव्यूह में ये आपका पहला इंटरव्यू है, आप देखने में पंडित लगते हैं, पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। राजनीति की बात करें तो शुरुआत इनेलो से हुई। आपके पिताजी इनेलो में थे जी। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हुआ तब आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। जी। और आपको हराने के लिए जो योद्धा थे उनको मैदान में उतारा गया। दिग्विजय चौटाला आपके सामने थे, रणदीप सिंह हुड्डा एमएलए होते हुए भी आपके सामने, आपकी कंस्टिट्यूंसी से एमएलए बनने के लिए पहुंचे, लेकिन बाजी मार गए मिड्डा। तो उसके पीछे की क्या रणनीति थी, क्या राज था? उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी का जो प्रेम और प्यार लोगों से रहा, ये नहीं कि वो राजनीतिक तौर पे 2009 में आए, उससे पहले भी एक डॉक्टर होने के नाते, और उससे पहले डॉक्टर से पहले एक उन्होंने लगभग 5 साल भी वो मिलिट्री में रहे। और उन्होंने जो प्यार दिया और लोगों ने जो उनको प्यार दिया, उसकी बदौलत कभी सोचा भी नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे। और उस परमात्मा की कृपा से, और उस समय चौटाला साहब ने स्वयं घर पे आकर उन्हें टिकट देने का काम किया और फिर वो 2 बार चुनाव इनेलो से जीते। और वहीं पर फिर उनके ब्रह्मलीन होने के बाद में माननीय हमारे मुख्यमंत्री उस समय के बाबूजी मनोहर लाल जी ने मुझे टिकट देने का काम किया। और वो लोगों की मोहब्बत रही और मेरे पिता का प्यार रहा। और भारतीय जनता पार्टी बाबूजी मनोहर लाल जी के उसमें जो कार्य थे
जो उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को जो बाबूजी ने पूरा किया, उसकी बदौलत हम लोग अच्छे मार्जिन से जीते और भारतीय जनता पार्टी ने पहला बाई इलेक्शन जीता। और मैं ये कहूँगा कि जो योद्धा हारे या जीते, जीतना तो एक ही व्यक्ति को था, लेकिन कभी कभी वो परमात्मा अपने आप में, जो कहते हैं ना कि जैसे कि आपने जिक्र किया सुरजेवाला साहब का, वो इसी विधानसभा में तो थे ही, और दोबारा से यदि इसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो वो गलत भी था। किस मंशा से वो उतरे या किस मंशा से उनको उतारा गया, ये तो वही जाने। जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि रामायण को अगर हम देखें तो रामायण के अंदर कुंभकर्ण जब तपस्या करता है तो भगवान ब्रह्मदेव आते हैं कि कहते मांगो, इंद्र आसन की जगह वो निंद्र आसन मांग बैठता है। तो यही शायद सुरजेवाला जी के साथ हुआ। तो सुरजेवाला जी भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, दिग्विजय के साथ भी अच्छी दोस्ती है, आपसे मुलाकात ये पहली है। तो ये जो ज्ञान है हमारे मित्र रणदीप सुरजेवाला को किसने दिया होगा कि आप ऑलरेडी विधायक हैं, आप इस वाली सीट पर रहते हुए दूसरी सीट पर लड़ने के लिए जाइए, ये कैसा ज्ञान था और ये कहाँ से इस ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई होगी? देखिए, ये तो वही जाने कि मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि उनके मन में क्या मंशा थी, किस भाव से वो चुनाव लड़ना चाहते थे या वो क्या साबित करना चाहते थे, ये तो वही जाने। हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो बाद में बात आई कि जब उनको टिकट रात को मिला, हम लोगों को सबको टिकट लास्ट दिन, एक आधा दिन पहले ही सबको हुआ, लगभग हम लोगों ने एक ही दिन सब लोगों ने फार्म भरा, नॉमिनेशन किया। तो उसी रात बाबूजी मनोहर लाल जी को जब रणदीप जी को टिकट मिली तो उसमें बाबूजी मनोहर लाल जी को कहा गया कि इस प्रकार से टिकट रणदीप को दिया गया और अगर आप चाहें तो कैंडिडेट चेंज करना तो उसे चेंज कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने शो नहीं किया। तो उन्होंने कहा नई बहू के हाथ से ही चोर मरवाऊंगा। इस बात के लिए इसका क्या मतलब हुआ कि नई बहू के हाथ से ही, मतलब मुझे एक नए कैंडिडेट से ही इनको हरवाऊंगा। वो कहते हैं ना कि नई बहू क्या दे, जैसे परिवार में सभी लोग रहते हैं, सभी सोए हुए, लेकिन चोर आ जाए तो नई बहू जो 2 दिन पहले ही आई है वही चोर को पकड़ ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो नई बहू का आगमन हुआ इनेलो से भाजपा में, क्योंकि आपके पिताजी तो डॉक्टर थे जी, अच्छा खासा, अपनी डॉक्टरी से अपनी जो वहाँ पे पहचान थी, तो सभी पार्टियों का इलाज कर रहे थे। तो आपको क्यों लगा कि आपको इनेलो छोड़कर अब भाजपा के नाम की पूरी जनता को देनी है? देखिए, उनका पारिवारिक जो विवाद था उस वजह से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और मैं तो क्या, उस समय के कोई भी मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि 20 तारीख तक मेरे मन में कोई विचार नहीं था कि पार्टी छोड़ी जाएगी। चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे, ये मन में था। लेकिन बाबूजी का भी संदेश आया, फिर इतना पारिवारिक कलह इनका बढ़ चुका था, सड़कों पे उतर चुका था कि जिसकी बदौलत कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं नहीं, केवल प्रत्येक वर्कर के दिल के अंदर एक अलग ही द्वंद्व चल रहा था कि क्या होगा। उस वक्त तो परिवार जो था वो अलग नहीं हुआ था, दिग्विजय इनेलो से ही चुनाव लड़े थे? नहीं, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली जेजेपी थी। चाबी का निशान था उस। अच्छा, तो उस वक्त आपको कपलेट, सॉरी, कपलेट था और इनेलो ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, जी। तो उनके साथ कैसे संबंध थे आपके? मेरे संबंध सभी से अच्छे हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि सास ने पूछा अपनी बहू, मतलब उसकी माँ ने, हाँ। लड़की की माँ ने पूछा भी तू ससुराल में है तो तेरी सास कैसी है? वो कहती अच्छी है। ओ कहते तेरी सास कहती बोली मैं अच्छी, तेरे ससुर कहते बोली मैं अच्छी, तेरा देवर कैसे? बोले जी मैं अच्छी। तो उसने कहा भाई तू ही अच्छी तो वो लोग कैसे? बोले जब मैं अच्छी हूँ तो सभी अच्छे सभी हैं, अच्छे हैं। मेरा व्यवहार सबके साथ ठीक है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते कोई भी आए या कोई भी किसी भी पार्टी का, मेरा सबसे व्यवहार और प्यार सबके साथ एक जैसा, क्योंकि मेरे पिता ने भी, मैं ये कहूँगा कि अपने प्यार की बदौलत ही विपक्ष में सबसे ज़्यादा काम करा है। चाहे वो बाबूजी मनोहर लाल जी से उन्होंने मेडिकल कॉलेज लाना था जींद के अंदर या और भी काम थे, वो जब भी विधानसभा में बोलते तो मुझे लगता है कि किसी ने उनके काम के लिए मना नहीं किया। ऐसा उनके 9.5 साल के कार्यकाल में रहा। आपकी जीत का एक कारण ये भी रहा क्योंकि 2017 की बात है, हल्की सी याददाश्त जनता की भी कमज़ोर पड़ी होगी, मेरी भी पड़ गई है, कि जो अधिकतर जो पावरफुल कैंडिडेट थे, यानी 3 बड़ी पार्टियों के दूसरे के, वो तीनों जाट थे। चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात कर लीजिए आप, चाहे दिग्विजय की बात कर लें, चाहे इनेलो के कैंडिडेट की बात कर लें, तो वो आपस में लड़ पड़े और इसका फ़ायदा आपको मिल गया क्योंकि आप पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं।
वोट कट गया उनका आपस में? देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जाट वोट मुझे भी बहुत मिलता है, आज भी मिलता है। मैं कई बार एक बात को कहता हूँ कि जाट वोट आज भी मुझे मिलता है। आज भी ये नहीं, 4-5 हज़ार वोट आज भी जाट वोटों का लेता हूँ। दिन के घर तक मेरी पहुँच है। और रही बात उसकी, तो साहब इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या जहाँ पे 2-2 3-3 पंजाबी है वो खड़े हो जाते थे कि पंजाबी नहीं जीतते, या कहीं पे चारों जाट हो जाते हैं तो जाट तो जीतना तो है ही ना। आपके सामने हांसी में भी ऐसा हुआ और भी हुआ। साहब काम तो रेखा ने करना, लकीरों ने, सब कुछ सेट है। बात आप पंडितों वाली करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात कर रहे थे तब भी आप ब्राह्मणों की बहुत तारीफ कर रहे थे कि ब्राह्मण जो हैं वो साथ में रखने बहुत ज़रूरी हैं। नहीं, क्या मैंने क्या मतलब ऐसा इतिहास है विशेष रूप इसका? से नहीं कहा। इतिहास में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, मैंने देखिए सभी की ज़रूरत है। कोई नगर, कोई शहर किसी एक कम्युनिटी से कभी भी नहीं बचता। हर आदमी चाहिए, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। जहाँ हम अगर बात करें तो अग्रवाल समाज की ज़रूरत है कि आर्थिक स्थिति के लेके चलता है, और इसी तरह ब्राह्मण को कुदरत ने कुछ 2 पैसे फालतू वो दिया। अगर आप देखेंगे कि चाणक्य है, और आपका अब देखें इतिहास को उठाएं या वैसे देखें तो लता मंगेशकर जो संगीत की दुनिया में, और आपका मंगल पांडे, मतलब हर एक का रोल रहा और है। अगर इसी बीच में मैं पंडित नेहरू का नाम ले लूं तो मुश्किल तो नहीं होगी? देखिए उन्होंने अपने समय में प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपने समय में काम किया। जी, लेकिन अब उनकी गलतियां बहुत गिनवाई जाती हैं, गाहे बगाहे। देखिए कुछ त्रुटि गलतियां तो रही हैं जिसकी वजह से आज देश खमियाजा भुगत रहा है। मतलब नेहरू एक ऐसे पंडित थे जो गलतियां ज़्यादा करते थे। देखिए बात ये नहीं कि कैसे क्या, मैं इस पे इतना जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मन जो रहता है मैं किसी की कमियां गिनाने में जाता नहीं। हम अपनी खूबियां गिनाएं, उसका मज़ा अलग है। अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए, किसी की लाइन छोटी करके क्या करेंगे साहब। अभी भी जो भारत में चुनाव है, इसमें जो जाति है वो हमेशा हावी रही है। अभी हाल फिलहाल में ही बिहार का चुनाव हुआ तो वहाँ भी जाति जो है वो सर्वप्रथम है। आपके भी जो बड़े बड़े नेता हैं हरियाणा के, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जिनमें अभय सिंह चौटाला हैं, आपके पुराने मित्र हैं, तो वो गाए बगाए ये बयान देते रहते हैं कि मैं पहले जाट हूँ, फिर मैं पार्टी का नेता हूँ या मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो हर आदमी की सोच हो सकती है जी। हर आदमी किस तरह से किसी चीज़ को लेता है वो उसकी सोच हो सकती है। आज मेरे यहाँ पे लगभग 65 से 70 हज़ार वोट जाट का है। पंजाबी का वोट 18 से 20 हज़ार वोट है, और हम लोग कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं। जाट का वोट भी मिलता है, सबका मिलता है। कोई ये कहना चाहता है कि मैं पहले जाट हूँ, या मैं पहले पंजाबी हूँ, या मैं पहले बानिया हूँ, या पहले मैं यूँ पार्टी बाद में, ये कुछ नहीं। सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये चीज़ अगर हमारे मन में हो तब आप लड़िए। मतलब जाति के हिसाब से अगर हम लोग ये चीज़ लगाएं कि जाति के हिसाब से लोग जीतते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में ये रिजल्ट आने चाहिए थे। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का ये रिजल्ट होना चाहिए था। अगर जाति के आधार पे जीता जाता, जाति के आधार पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी गुणवत्ता, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, लोगों को आपकी स्माइल और आपके काम करने का तरीका ही आपको जिताता है। इलेक्शन मैनेजमेंट इसमें काम काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आजकल। देखिए कोई भी चीज़ है, मैनेजमेंट तो उसमें लगती है। आप एक शादी करेंगे तब मैनेजमेंट है, आप इलेक्शन लड़ेंगे तब मैनेजमेंट है, आप घर को चला रहे हैं तब मैनेजमेंट है। अभी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जिस पार्टी से आपका ताल्लुक पुराना रहा है, जाहिर है कि आपके पिताजी वहाँ से 2 बार विधायक बने, इनेलो। अब इनेलो जो है वो 2 हिस्सों में बट गया मुख्यतः, जेजेपी और इनेलो। अभय चौटाला और अजय चौटाला के 2 बेटे उनके सहित सक्रिय हैं, दुष्यंत और दिग्विजय। दोनों वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप ही की कंस्टिट्यूंसी में जींद में कुछ रोज़ पहले रैली हुई, उस रैली का आपके पास क्या फीडबैक है? कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों का मैं कर रहा हूं, तो आपके हिसाब से आज की तारीख में, दिसंबर 2025 में हैं हम, तो कौन ज़्यादा ग्रो कर रहा है? देखिए अभी तो उठने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कितना कौन कामयाब होगा ये भविष्य के गर्भ में है। दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं। आज अगर देखिए तो अभय सिंह जी ने भी अच्छी रैली की, इनका भी कार्यक्रम ठीक हुआ। तो ये अभी तो उठने का प्रयास कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे तो देखते हैं। लोग किन्हें एक्सेप्ट करते हैं, राजनीति का विषय यह है कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं। इस बार जिसे लोग पसंद करेंगे वही राज करेगा। इस बार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। 2 बार मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अब नायब सिंह सैनी, हालांकि जो तीसरी बार सरकार बनी उससे पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो अब जो आपकी सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं?
और अब आप चाहे जितना मर्जी कहें, लेकिन लगातार विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहता है, रैलीज भी करता है। आपने खुद ही कहा कि विपक्ष परेशान है, तो विपक्ष हो सकता है कि जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए परेशान है, लेकिन मजबूत नहीं है। तो इससे खुशी तो आपको होती है, हंसी तो आती है, लेकिन हाँ। विपक्ष इसलिए परेशान नहीं है कि वो जनता की आवाज़ उठाना चाहता है, जनता ने तो उनको नकार दिया। विपक्ष इसलिए परेशान है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, जिसके मुख्यमंत्री अब नायब सैनी जी बने, पहले बाबूजी मनोहर लाल जी थे, और सेंटर में भी, केंद्र में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो देश की गद्दी के ऊपर, मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के सिंहासन के ऊपर तीसरी बार फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब है। इन सब चीज़ों को देखकर विपक्ष परेशान है। वो लोगों की समस्याओं से परेशान नहीं है कि लोगों की समस्याएं क्या, समस्याओं का तो हल भारतीय जनता पार्टी निकाल ही रही है। केंद्र के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हल निकाल रहे हैं, और हरियाणा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हल निकाल रहे हैं। वो परेशान इस चीज़ से हैं कि ये हल कैसे निकलते जा रहे हैं। जो लोगों को आंदोलन करने चाहिए तो वो कोई ऐसा आंदोलन हो नहीं रहा, जिससे विपक्ष परेशान है। विपक्ष इस चीज़ को देख के परेशान है कि ये तीसरी बार भी आए हैं और अब चौथी बार भी आएंगे, इस बात से परेशान है। उन्हें कोई मुद्दा, उन्हें कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा कि किस प्रकार से और किस रास्ते पे चले ताकि वो सत्ता में आ सके। लेकिन अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। मसलन जैसे रुपए की तुलना में डॉलर की बात करें तो 90 पार कर गया है। वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के बयान आ जाते हैं जिनको शायद इस चीज़ की समझ ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, डॉलर ऊपर जाए या नीचे आए हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक बड़े नेता जो वो हैं वो कहते हैं कि इसमें तो हमारी सरकार का, हमारा कोई हाथ ही नहीं रहता। तो ऐसे बड़े नेता ऐसे बयान जब देते हैं तो जो आप जैसे पढ़े लिखे नेता हैं उनको दुख नहीं होता, थोड़ा ठेस नहीं पहुंचती कि अरे ये क्या कह रहे हैं? देखिए, ये हर व्यक्ति का अपनी अपनी सोच है, इसके लिए तो किसी का क्या कह सकता हूँ। लेकिन डॉलर और इसका जो विषय है लगातार चल रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए ट्रंप ने जो किया वो आपके सन्मुख, और आज भी जीडीपी बढ़ी हुई है। उसने सबके टैरिफ वैरिफ के विषय को लेके भी देखिए, आज भी हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी बेहतर चल रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि चलिए ये एक अलग मसला आया थोड़ा सा कि डॉलर और उसको लेके ये लगातार चलता रहना, क्योंकि जो आर्थिक उसमें देशों को है उसमें ये सब चीज़ रहती है। लेकिन आज आप इस बात का तो फैसला कर ही सकते हैं कि देश चल कितना अच्छा रहा है, या हर बात का मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान दे रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। स्वीकार नहीं किया ट्रंप की बात को, हम अपने बलबूते पे करेंगे। इन सब बातों के लिए मैं कहता हूँ प्रत्येक हिंदुस्तानी को इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। लेकिन कभी वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप, हम सभी हिंदुस्तानी बोलते थे कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ही टैरिफ में लाकर हमें एक बार पटकनी देने की कोशिश की। अब जब रूस से पुतिन आते हैं तो फिर पुतिन हमें अच्छे लगने लगते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा सा पजल हैं और कुछ ही दिनों के बाद अपनी राय बदलनी पड़ती है? मेरा मानना है कि रशिया हमारा शुरू से ही मित्र रहा है, और अमेरिका के बारे में सभी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि अमेरिका मतलब कि मौकाप्रस्त है, मेरा मानना है। और इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि वो, और दोस्त का पता क्या लगता कि पीछे से दिल में और दिमाग में क्या चलता है। दिल हमारे साथ हम लगाए हुए हैं, वो दिमाग में खंजर लिए हुए हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, उस चीज़ का इलाज नहीं होता। लेकिन हमने बराबर का उसको जवाब दिया है। आज वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का नाम है कि आज हिंदुस्तान की तरफ कोई देख नहीं सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे साबित किया है। मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, लेकिन देश के मामले में एक होना चाहिए। उन्हें इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए कि पूर्व में रही सरकारें इस प्रकार से जवाब कभी पाकिस्तान को नहीं दे पाई, और अमेरिका को जवाब देने की हिम्मत अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। किसी बात की परवाह नहीं की। देशभक्ति बहुत ज़रूरी है, देश को अच्छा कहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको सोचना समझना भी ज़रूरी है। बात हम चाइना की करें तो किसी भी दृष्टि से चाइना भारत की तुलना में बहुत आगे जा चुका है। ये बात खुद जो विदेश मंत्री हैं, जो खुद अलग अलग बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, वो खुद ये मान चुके हैं कि चाइना से मुकाबला करना या चाइना को इग्नोर करना हमारे बस की बात नहीं है।
देखिए, सबसे पहले बात है देशभक्ति की। पाकिस्तान पे हम लोग अटैक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम लोग सबूत मांगते हैं। क्या कभी आपने चाइना को या अमेरिका को देखा है कि किस प्रकार से वो लोग अपने देश के खिलाफ बोलते हो? घिन होती है कई बार इन नेताओं से जो अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, अपनी पार्टी के लिए। अरे देश हमारा है, हम देश के हैं। आज आपकी जो वैल्यू है इस देश की बदौलत है। हर प्रत्येक व्यक्ति को, जो व्यक्ति जन्म लेता है इस हिंदुस्तान की सरजमी पे, जिसने जन्म लिया इस मिट्टी में, और जब तक वो इस दुनिया में रहता है, उसे हिंदुस्तान के गुण गाने चाहिए। मतलब देश आपसी पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश सर्वप्रथम, देश से बड़ा कोई नहीं। ये तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहने का काम किया है। मतलब देश, भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़ है। अगर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो तो वो देश के खिलाफ सवाल पूछना होगा। देखिए, आज से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उससे पहले कितना राष्ट्रीय गान गाया जाता था, ये भारत माता की जय बोली जाती थी। अब हर कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान चलता है, भारत माता की जय का उच्चारण होता है, नारा लगाया जाता है, जयकारा लगाया जाता है। तो पहले कैसा होता था? उन सरकारों में कभी हुआ? ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे हैं, जो आज मैं कहता हूँ जो जैसे नर्सरी के बच्चे हैं, इनको जब सिखाया जाता है कि भारत माता की जय, जलवा और जुनून तो तभी पैदा होगा जब हमारे को बचपन से ही सिखाया जाए कि आप देश के हैं। अभी आप भी काफ़ी विदेश यात्राएं करते होंगे, चंद देशों में जाने का मुझे भी मौका मिला है। जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, चाहे आप यूरोप की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, तो वहाँ पे जो लोगों की डिमांड है वो अलग है कि हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में एयरपोर्ट खोलिए, आप हॉस्पिटल बनाइए। ठीक है, हमारे यहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, सड़कों पे बहुत अच्छा काम हुआ है, मानते हैं। हवाई यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, हालांकि अभी इंडिगो वाला जो विषय है वो आपके ध्यान में आया ही होगा। हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो मंदिर बनाने की रहती है। हॉस्पिटल, एजुकेशन, जो बेसिक चीज़ें हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान सेकेंडरी जाता है, दूसरे नंबर पे जाता है। पश्चिम बंगाल इसका भी ताज़ा उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव आने वाले हैं। तो वहाँ पे एक तरफ अब गीता पाठ होना शुरू हो गया है, वहाँ पे रामायण का पाठ होना शुरू हो गया है। तो दूसरा धड़ा जो है वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहा है। 1 लाख लोगों को अब कुरान पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तो चुनाव से पहले ये जो तनाव आता है, ये भी मैनेजमेंट ही है। देखिए, जो आपने जिक्र किया कि पहले की बजाय देश कितना अच्छा चल रहा है। आज सड़कें, यात्रा, आकाशीय यात्रा बेहतर चल रही है। आज ट्रेनों को आप देखिए, काफ़ी अच्छी ट्रेनें चलाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने या देश के प्रधानमंत्री ने हर विषय को चुनने का काम किया है। पहले हमारे यहाँ अगर कोई विदेशी आता था तो हमें बहुत कुछ छुपाना पड़ता था। आज ऐसा नहीं करना पड़ता हिंदुस्तान को कि अगर कोई विदेशी आता है, आज पुतिन आए हैं तो मुझे याद है हम छोटे होते थे, एशिया गेम्स और वो सब थे, तो सब बहुत सी मार्केटों को छुपा दिया गया था, पर्दे वर्दे ये सब कई चीज़ें इस प्रकार की करते, छोटे छोटे होते तब की बात है। लेकिन आज ऐसा नहीं, क्यों? आज देश का एक अलग ही स्ट्रक्चर है साहब। आज देखने में हमारा हिंदुस्तान, मैं ये कहता हूँ इस धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो वो हिंदुस्तान है। हर कुछ है। लोग अगर बाहर घूमने जाते हैं, जब से जन्म हो और जब तक मृत्यु का समय है तब तक आप पूरा हिंदुस्तान घूम नहीं सकते हैं साहब। इतना सब कुछ हिंदुस्तान में है और हर चीज़ है। आपको राजस्थान भी नज़र आएगा, आपको पहाड़ भी नज़र आएंगे, आपको केरल साइड में जाएंगे वो भी अलग नज़र आएगा। मतलब क्या नहीं है हिंदुस्तान में, बस हमारे को एक होड़ लगी हुई है। इसी चीज़ को लेकर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपना पैसा अपने में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर भी रहेगा और हम तरक्की भी करेंगे। आप और पूछ रहे हैं क्या नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में पर्याप्त मात्रा में रोज़गार नहीं है। देश में पर्याप्त मात्रा में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारे पास अभी तक वो रिसोर्सेज नहीं पैदा हुए हैं। देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है, वहाँ तक रोज़गार जितने सरकार दे सकती उतने सरकारें देने का काम करें। मैं ये नहीं कहता, पूर्व में भी सरकारें देती रही, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री भी स्किल को लेके, जो जिसमें टैलेंट है आप उस काम में आगे आइए। हर व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, बिजनेस तो आप कर ही सकते हैं, चाहे छोटा कीजिए, आप दुकान तो चला ही सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है, आप आप में मान लीजिए कि आप एक टेलरिंग का काम अच्छा करें, आप कीजिए ना, एक छोटी सी दुकान गांव में शुरू कीजिए ना।
सरकार सबके लिए आपको लोन और इसे मुहैया कराने का काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी मुहैया कराने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी स्कीमें निकाली हैं कि आप लोन लीजिए, आपको अब लोन के एवज में कुछ लोन ऐसे हैं उसके एवज में आपको कुछ जमा भी नहीं कराना, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी, कोई कुछ नहीं रखना। ये एक सोच ही तो है। लेकिन लोगों के दिल दिमाग में एक ही बात है कि हमको नौकरी करनी है। साहब आप नौकरी देने वाले बनिए ना। ऐसी सोच हमारे हमारे लोगों में ऐसी सोच नहीं है। एक छोटा सा दुकान मान लीजिए गांव में टेलर की है, उसको एक कटर तो साथ में चाहिए, एक आदमी तो सिलाई बुनाई वाला चाहिए ना, तो एक आदमी को तो रोजगार मिला। आज हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, इससे पहले जो मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली कि आपको ब्यूटी पार्लर का जॉब दी जा रही है, आपको नाई की जॉब दी जा रही है, डी ग्रुप की भर्तियों में हर तरह का प्रयास किया जा रहा है, आपके टैलेंट को उभारा जा रहा है ताकि। और पूर्व समय से ही लोग कहते हैं कि टैलेंट मरता नहीं है, आदमी के अंदर कोई चीज़ का टैलेंट है वो जीवित रहता है और उसकी बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का आप नाम ले रहे हैं, उन्हीं का मैं इंटरव्यू कर रहा था। तो कुछ चीज़ें तो हैं जिनको हर एक आम आदमी को बदलने की ज़रूरत है। जैसे किसान की बात कर रहे थे, तो किसान सरकार को लेकर बहुत आशावादी है, सरकार से बहुत कुछ चाहता है। वो तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे 2 फसलें होती हैं, लेकिन सरकार के मार्फत किसान तीसरी फसल भी लेना चाहता है, वो मुआवजे की फसल है। अभी भी आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। बीपीएल से जो परिवार ऊपर आने की कोशिश करता है, उसका नाम आप काटने की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए एक इशू बन जाता है, उस पर यू टर्न लेना पड़ता है। तो ये वाली सोच बदलने के लिए भी तो कुछ कार्य होना चाहिए। सर सोच तो इंसान की होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ उस व्यक्ति को देखना चाहिए, अगर मैं आज सक्षम हूँ तो मुझे इस पॉलिसी को छोड़ देना चाहिए। अनाज फ्री मिल रहा है, जब तक आपका गुजारा नहीं हो रहा था तब तक तो आप अनाज फ्री लीजिए। जब आपको लगता है कि आज आप सक्षम हैं, आप 2 घरों को रोटी और खिला सकते हैं, मेहमान 5 आए उनको खाना खिला सकते हैं, उनको उस पॉलिसी को छोड़ देना चाहिए। ये कुछ सोचे हम आम व्यक्ति की भी तो होनी चाहिए। जब तक कोई चीज़ को आम व्यक्ति नहीं सोचेगा, यही फ़र्क है हमारा और जो हम विदेशी अमेरिका और इन सब चाइना की बात करते हैं, यही फ़र्क है। हमारे यहाँ के आदमी की एक सोच है, जो सरकार दे ले लो। आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो भी, नहीं आते तो भी कोशिश करके आप उस क्राइटेरिया में। मैंने बहुत सा देखा, मैंने बहुत सा देखा कि जिनको ये सब कार्ड वार्ड जिनके नहीं बनने चाहिए, वो लोग भी अपने कार्ड, भगवान की कृपा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी एक कार्ड बनवा लीजिए, 5 किलो चावल तो आएंगे, 2 किलो ये तो आएगा। ये सोच छोड़नी पड़ेगी हमारे को, अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए। तो सही ना, ये सोच मान लीजिए कि हम बुराई करने लगे केजरीवाल की, कि जब वो दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पानी फ्री कर दिया, उन्होंने बिजली फ्री कर दी, ठीक है, वो अब दूसरी पार्टी के थे तो आप उनके खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन वही वाला कार्यक्रम जब हिमाचल में चुनाव आएंगे तो फिर आप का कंपटीशन रहेगा वहाँ पे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस कहेगी कि हम पेंशन देंगे 2000, तो आप कहोगे हम देंगे 2700, वो कहेंगे हम देंगे 300 यूनिट, तो आप कहेंगे हम देंगे 500। तो ये कंपटीशन तो लगातार चला आ रहा है। और पेंशन वाला जो मुद्दा था, जो ओल्ड पेंशन है, वो अगर जयराम ठाकुर ने हिमाचल में बोल दिया होता कि हम भी देंगे, तो शायद आपकी सरकार वहाँ पे दोबारा बन जाती। नहीं बोले तो हार गए, सुक्खू ने बोला वो जीत गए, अब दे कुछ भी नहीं पा रहे हैं। और यही हाल चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी हो, या कर्नाटक में हो, सभी का यही हाल है कि वोटर्स को लुभाओ, आप किसी भी तरीके से लुभाओ और फिर उनको भूल जाओ। देखिए, मैंने आपसे एक जिक्र किया कि आजकल की जो जनरेशन, न्यू जनरेशन जो आ रही है, उनमें ये बातें कुछ कम है। नंबर 1, न्यू जनरेशन तो वोट डालने ही नहीं जा रही। नंबर 2, वो लोग इसी से थोड़ा हिचकिचाते हैं कि लेने से, और वो संकोच करते हैं कि आने वाली। नंबर 2, इज़राइल जैसा देश जो देशभक्ति की भावना पैदा करता है, चाइना जो देशभक्ति की वो पैदा करता है। बचपन से हम लोग देश के बारे में बताएंगे, उन्हें अच्छा बुरा बताएंगे, उन्हें ये सब समझाएंगे कि ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी है, जो मैंने आपको बताया कि एक ये भावनाएं स्टार्टिंग से पैदा हो जाएंगी कि हम देश के लिए हैं, और देश से, हमारी सरकार से, सरकार का अर्थ मेरा यहाँ देश से वही लो जिसकी हमें आवश्यकता है। जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अगर देश वो दे रहा है, प्रधानमंत्री वो दे रहे हैं, मुख्यमंत्री वो दे रहे हैं, मना कर देना चाहिए। मैं सक्षम हूँ, मुझे ये नहीं मिलना चाहिए।
मना जिस तो दिन ये चीज़ हमारे प्रत्येक व्यक्ति के मन में आ गई कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाऊंगा इसको, तो ये चीज़ें अपने आप आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। लेकिन लोगों की सोच तो ऐसा है ना, आप लगातार मान लीजिए मुझे कुछ दे रहे हैं, मुझे दे दे के मेरी आदतें आपने बिगाड़ दी हैं। अब जिस दिन आप कहेंगे बस अब तो हो गया, उस दिन तो मैं बुरा मान जाऊंगा। तो ये शुरुआत तो आप ही ने की। मेरी तो जो इच्छा शक्ति है ऐसा वही ख़त्म कर दी। सिस्टम मुझे मुफ्त में अनाज मिल रहा है, मुझे मुफ्त में आप गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें जिस दिन आप छीनेंगे वापस, उस दिन तो बहुत बुरा लगेगा। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए था। आरक्षण है आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। गरीब हर आप कम्युनिटी में आप व्यक्ति एक बार बोल के देख लो। मैंने तो हरियाणा के देश मैं के आप बड़े बात नेताओं में के इंटरव्यू किए आप बात हैं। में आरक्षण की जब भी हम बात देखिए, करते हैं कि मैंने आर्थिक होना चाहिए, देखिए मैं आप एक यहाँ बात पे कैमरा पे बोल देंगे, लेकिन देखिए बाहर जाके नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपका वोट बैंक है। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो गरीब व्यक्ति को उसको हक मिलना चाहिए कि वो गरीब है। मिल तो नहीं रहा। देखिए, आप बात को समझिए। वही चीज़ तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, प्रत्येक नागरिक को ये चीज़ सोचनी चाहिए। जिस दिन प्रत्येक नागरिक के मन में ये आ जाएगा कि हिंदुस्तान मेरा है और मैं हिंदुस्तान का हूँ, मुझे इसके लिए जीना है, इसके लिए मरना है, जो चीज़ मेरे को ज़रूरत है वो आवश्यकताएं मैं अपनी सरकार से पूरी करूं, वरना मुझे वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि एक बार गैस सिलेंडर को लेके प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया कि जो इसके लिए मिलती है सब्सिडी मिलती है, जो व्यक्ति इसको छोड़ना चाहे बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। जो मुझे छोड़ना नहीं छोड़ने चाहिए में देखिए, उसमें क्राइटेरिया होना मुझे चाहिए। मुझे अगर लगता है कि मिड्डा साहब सक्षम है और इनके घर में जो सिलेंडर आ रहा है उस पर सब्सिडी आ रही है, तो वो आप लोगों को तय करना चाहिए कि मिड्डा साहब को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, मुकेश राजपूत को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, आप काट के भेजिए। मैं जो आप कार्ड फिर बनाते हैं बीपीएल, उसके लिए विवाद होता है। मैं कहता हूँ हमें ही कहना तो चाहिए, होने मुझे कोई दीजिए विवाद। नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, होने मुझ पे दीजिए। आज प्रभु हाँ, की होने पूरी दीजिए कृपा ना। है। वो विवाद में आप लोग नरम पड़ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है हमारा वोट बैंक गया। अब मैंने वही जिक्र आपसे किया कि ये आपसी तालमेल जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम सब मिलके इसको ठीक करेंगे तब होगा। प्रत्येक व्यक्ति मिलके ठीक करे। हिंदुस्तान की ज़मीन पे पैदा होने वाला हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि जिस चीज़ पे मुझ पे प्रभु की कृपा है, मुझे उस चीज़ को नहीं मांगना चाहिए। प्रभु की कृपा नहीं है, आपके पास सक्षम नहीं है तो आप लीजिए, आप सक्षम है तो आपको नहीं सोचना चाहिए। आपके ऊपर अभी एक आरोप लगा, आप पे तो मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन आपके पीए हैं मोहित, तो लगातार मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, अखबारों में देख रहा हूँ, आय से अधिक संपत्ति का आरोप पीए हैं आपके, वो जी, उनके ऊपर लग रहा है। तो एक पीए की इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई जितना कि वो दिखाया जा रहा है? अगर एक देखिए, पीए इतना कमा रहा है, फिर मंत्री चलो कि के या फिर मुझ डिप्टी पे स्पीकर के तो इल्जाम चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल, जो आपने मुझसे बात की, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचेगा। ये बच्चा मेरे पास 20 साल से है, बचपन से ही समझिए आप, इसकी 34-35 साल उम्र है, और मैं यहाँ बैठ के दावा कर रहा हूँ, जो व्यक्ति इसकी प्रॉपर्टी गिना देगा कि जो जो उस भारत भूषण नाम के व्यक्ति ने जो जो जगह लिखी हैं, ज़ीरकपुर है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, अम्बाला है, पाली है, ऐसी 5-7 जगह उसने लिखी हैं। अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी मिलती है और कोई व्यक्ति ढूंढ के ले आता है कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, तो प्रॉपर्टी उसी के नाम करवा देंगे। सरकार उस प्रॉपर्टी को जब्त कर ले, जो सज़ा होती है वो सज़ा दे। मैं उस बात के लिए आपको कहना चाहता हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को स्वयं लिखा है। एक व्यक्ति 20 साल का समय थोड़ा नहीं होता कि कोई किसी के साथ 20-25 साल रहता है, इतना तो व्यक्ति जानता ही है। अगर इस पे ये इल्ज़ाम लगा तो घूम फिर के वो इल्ज़ाम मुझ पे भी आ रहा है। आप पे नहीं आ रहा है, आपकी पार्टी पे आएगा, आपकी सरकार पे आएगा। अगर ये सब नहीं निकलता तब आप क्या कहेंगे? नहीं दावा निकलता। करके- आरोप देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप सिर्फ नहीं सुनिए, होता तो उसको भी सजा होनी लोग चाहिए। लगा रहे हैं, आरोप लोग लगा देते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने तुरंत तीसरे दिन इस बात का खंडन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र देकर भी आ चुका हूं। उस पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मैंने उनसे कहा कि आप इसकी जांच कराइए, तो इस जांच होनी कार्रवाई को चाहिए। लेकर आप कितना सीरियस हैं? मैं क्योंकि 1,01% वैसे देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 1,01% श्योर हूँ कि जो प्रॉपर्टीज उस व्यक्ति ने कही हैं, एक भी नहीं निकलेगी, कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा। इतना शोर कैसे हैं आप? लेकिन जांच का मामला है, बाकी जांच होने के बाद पता लगेगा। आपको नहीं लगता कि इसकी जांच करवाने में आपको और तेजी दिखानी चाहिए? क्योंकि मैं आरोप कहता हूँ फिर एक सप्ताह, मैं आप- आज आप- आपके आप पे लग रहा है, हाँ। मैं आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, और हो सकता है कि आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर मिलूं कि इसकी जांच 5-10 दिन में, 20 दिन में, जितना भी समय जल्दी से जल्दी हो, कि क्लियर करना चाहिए इसको।
मतलब एक आम व्यक्ति ने आवाज़ उठा दी, लेकिन हर बार में तो कोई किसी को जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये जांच मेरा पैमाना तय कर देगी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अभी मैं उस बच्चे की जांच से लेकर अपने ऊपर ज़्यादा इसको सीरियस ले रहा हूँ कि ये चीज़ तय कर देगी कि कृष्ण मिड्डा क्या है। इस चीज़ की, इस बात की हम जांच अगर मान लीजिए कसूरवार मिलता है तो मैं जांच के बाद बोलने लायक रहूँगा ही नहीं। अगर ये कसूरवार नहीं मिलता तो मैं उसका जवाब फिर मैं तब दूंगा, जांच के बाद जवाब दूंगा कि जांच के रिजल्ट्स क्या आते हैं। अभी इससे पहले मेरा बोलना बनता भी नहीं कि मैं कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान दूं या ऐसा कुछ बोलूं। मतलब अभी आप मोहित के ना पक्ष में खड़े हैं ना उसके विरोध में खड़े हैं। जांच बताएगी। व्यक्तिगत तौर पर आपको लगता है कि 20 साल से वो आपके साथ में है तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जांच होनी चाहिए। देखिए, मेरे ऊपर सवाल उठा, सवाल मेरे पीए पे उठा। वो बच्चा मेरे साथ 20-25 साल से है और इतना आदमी को लगता है कि 25 साल से, इतना तो मेरा भी फर्ज बनता है, इतना तो मैं विश्वास दिखलाऊं उसके प्रति। और फिर भी जांच में अगर कुछ आएगा, दोषी होगा तो कोई बात नहीं। जाहिर है कि वो आरोप इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आपका पीए है, अदरवाइज मोहित से ज़्यादा संपत्ति लेकर तो हरियाणा में बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे लाखों की तादाद में, लेकिन विषय यही है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब झूठा साबित होगा। आज भी मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम पहले किसी नेता ने तुरंत जांच के आदेश स्वयं दिए कि नहीं दिए। मैंने स्वयं कहा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसको जितनी जल्दी हो इस जांच को पूरा कर इसको, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दोनों लोगों को जांच में बुलाए बिठाए और कैमरे के ऊपर जांच होनी चाहिए। लोगों को भी पता लगना चाहिए। उस व्यक्ति से पूछे कि आपने ये जगह बताई है, तो चलो दिखाओ, ले जाकर उस स्थान पे पूछो। आखिर उसके पास कोई प्रूफ तो होंगे, प्रूफ दे। जो लोग आरटीआई के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगा देते हैं, किसी की भी छवि खराब उससे होती है, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई का कोई ना कोई प्रावधान तो होना चाहिए। लेकिन मैं ये तो निवेदन सरकार से भी करूँगा लेकिन और ये जुडिशरी से भी करूँगा। इस प्रकार से कई कानून अगर हम बना देंगे कि झूठे आरोप लगाने वाले को बाद में सज़ा मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। जो अदालतों में इतने केस पड़े आधे हो जाएंगे। उसको पता है कि अगर हम साबित नहीं कर पाए तो मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि अगर जो आपके पीए हैं मोहित, उन पे ये आरोप लगाए हैं, उनकी मानहानि इससे हुई है, तो बदले में उनको भी उस पे मानहानि का दावा उस कर बारे देना में मैं इससे दूर हूँ। वो आप रिजल्ट क्या आएगा, वो क्या करेगा, मुझे उससे क्या मतलब। वो उसके मन की भावना वो ही जाने। मुझे तो इतना है, रिजल्ट आ जाए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मैं बोलूँगा। आज तक मैंने नहीं कहा कि परिणाम रिजल्ट आने के बाद ही बताऊँगा। अभी मैं कि सब कुछ भविष्य के गर्भ में। जब रिजल्ट आ जाएगा, जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं बोलने लायक हूँ। उससे पहले तो मैं बोलने लायक नहीं। लेकिन मुझे उस बच्चे पे विश्वास है। ये मैंने आपसे कहा कि 25 वर्ष किसी के साथ रहते हुए थोड़े नहीं होते। इतना विश्वास तो आदमी को होता ही है और इतना विश्वास करना भी चाहिए। और उसके बाद जो इंक्वायरी में आएगा, क्या परिणाम निकलने के बाद वो क्या करेगा, वो अगला जाने। उसके मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसने इल्ज़ाम लगाया और जिस पे इल्ज़ाम लगाया वो क्या कार्रवाई करेगा वही जाने। वो कोर्ट में जाए, अभी हम वो कहीं जाए, हाँ। उसकी इच्छा है। क्योंकि मैं उसमें बोल नहीं सकता, क्योंकि इल्ज़ाम उस पर लगा है। बुरा उसको भोगना पड़ रहा है, उसके चलते मुझे तो भोगना ही पड़ रहा है। लेकिन वो जो दुख पीड़ा वो भोग रहा है वहाँ तो से फिलहाल प्रक्रिया शुरू हुई है, वो आप पे पहुँचता है, फिर मुख्यमंत्री पे सवाल उठता है, सरकार पे उठता है। सरकार की बात करें तो अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो नायब सिंह सैनी हैं वो अपना जो काम है वो अधिकतर पूछ पाछ के ही करते हैं, और ज़्यादा जो चलती है आज की तारीख में भी वो मनोहर लाल खट्टर साहब की चलती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए या जितने बड़े बड़े नेता हुए, कोई भी हुआ, घर का एक घर चलाने वाला, आप ये तो छोड़ दीजिए, तो बड़ा संसार है। एक घर चलाने वाला भी आपस में भाई की सलाह करके काम करता है। आप अकेले क्या सोच सकते हैं? जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप अपना विचार, मुख्यमंत्री अपना विचार रखता है, देश का प्रधानमंत्री अपना विचार, मैं ये चाहता हूँ उस पर सारा सिस्टम तो ब्यूरोक्रेट्स ही तैयार करते हैं। तो उसे आप क्या कहेंगे? सलाहकार तो हर एक के हुए, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के हुए, अकबर के हुए साहब, आपका हमारे जितने एक से एक महाराणा प्रताप रहे और जितने भी राजा रहे जिन्होंने एक बड़ा राज किया, सबके सलाहकार और वो रहे। अकेला आदमी कोई फैसला ले ही नहीं सकता। मतलब सलाह मशवरा करते हैं हर व्यक्ति करता है। आप घर में नहीं करते अपनी वाइफ से या अपने बच्चों से।
मैं अपनी वाइफ से करता हूँ, अपने बच्चों से भी करूँगा, अपने भाई से करूँगा। मैंने शादी का निर्णय लिया कि मुझे ऐसे शादी करनी, तो अपने भाई से, अपने बच्चों से सबसे बात की होगी। शादी बहुत बड़ी की आपने बेटे की, पता लगा 1 लाख लोगों को तो भोजन ही करवाया आपने। शायद ज़्यादा करके होंगे। उस माँ अन्नपूर्णा की कृपा और माँ भगवती का आशीर्वाद है। ये तो प्रसाद था उस माँ भगवती का, क्योंकि बड़े लंबे समय से चल रहा था तो एक एक मुख्यमंत्री को जहाँ मैंने कार्ड दिया, वहाँ पे मैंने एक रेहड़ी वाले को भी कार्ड दिया, एक मोची को भी कार्ड दिया और कि बड़े सबको, और विशेष तौर पे रखा कोई भी मतलब भोजन में कोई कमी नहीं। जो वीआईपीज़ के लिए था वही हर एक व्यक्ति के लिए था, कुछ अलग नहीं। और हमने एक बहुत अच्छा विजुअल भी देखा उसमें कि नायब सिंह सैनी जो हैं वो हुड्डा साहब को भी खाना परोस रहे थे, साथ में बैठे थे, अच्छी तस्वीर मिली। तो इससे ज़्यादा प्यार क्या देखेंगे आप हमारे मुख्यमंत्री के इससे ज़्यादा प्यार क्या देखेंगे? कितना प्यार करते हैं, विपक्ष वाले के मुंह में ही डाल देते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ये प्यार है साहब। आप इसको लोग अलग अलग भावना से क्यों नहीं, हम लेते तो हैं? अच्छी भावना से देखें। लेकिन हम लोग एक ही क्लास के 90 स्टूडेंट्स हैं, तो एक ही क्लास में बैठे हैं, तो सब एक दूसरे से इतना तो रखते हैं। हमारे राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वैसे तो हम लोग सामाजिक लोग हैं। हरियाणा में ये वाली चीज़ थोड़ी कम देखने को मिलती थी, लेकिन हिमाचल में तो लेकिन अक्सर दिखती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने तो साबित कर दिया इसको। तो ये एक नई परंपरा, एक नई चीज़ की है, तो मान सम्मान करना। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी से बड़ी उम्र के हैं हुड्डा साहब, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि अगर उनको खिलाया उन्होंने, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, एक अच्छा संदेश जाता है कि आम व्यक्ति के लिए कि अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। एक शेर मैं कह रहा हूँ, एक राजा अगर ऐसा सम्मान कर सकता है, तो एक आम व्यक्ति को भी बड़ा अच्छा सम्मान करना चाहिए। एक शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं इसके मायने फिर आपसे जानने की कोशिश करूँगा। किसी शायर ने कहा है कि सबको है गिला वतन ने ये नहीं दिया, वतन ने वो नहीं दिया। सबको है गिला वतन ने ये नहीं दिया, वतन ने वो नहीं दिया। पर कोई नहीं है ऐसा जो कहे कि वतन को तुमने क्या दिया, वतन को मैंने क्या दिया। इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? ये मैंने तो बहुत बार कह ही चुका हूँ आपको कि जब तक देश इज़राइल, सबसे बड़ा उदाहरण, मुझे इज़राइल बहुत पसंद है। इज़राइल ऐसे पसंद नहीं, पसंद तो मुझे इस हिंदुस्तान की धरती है, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया। साहब ये वो धरती है जहाँ भगवान कृष्ण ने इस मिट्टी को खाया है, राम अपने घुटनों के बल चले इस मिट्टी पर। मुझे इससे मोहब्बत है कि उस परमात्मा ने मुझे इस हिंदुस्तान की सरजमी पे पैदा किया। लेकिन जो आपने कहा कि वतन से, हम कहते कि वतन ने हमें क्या दिए, वतन हमसे पूछे कि हमने वतन को क्या दिया। साहब यही चीज़ तो मैं उस समय से कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग सक्षम हैं वो छोड़ें अपनी इन सुविधाओं को जो गवर्नमेंट से मिलती हैं, वो देश को दें और हम कि हमारा देश तरक्की हम करे। आज का जो चक्रव्यूह है ना, इसको इस लाइन पे ख़त्म करेंगे कि जो लोग सक्षम हैं वो छोड़ें, लेकिन आप सत्ता में हैं, जो सक्षम हैं अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं तो उनसे छुड़वाएं, ये आपकी ड्यूटी है। मैं कोई भी सुविधा नहीं ले रहा, आज नहीं, मेरे आपकी नहीं बात पिताजी कर के रहा टाइम से हूँ। मैं हाँ। वैसे बात कर रहा हूँ। मैं आम रूटीन में कहता हूँ साहब, मैंने जैसे आपको इजराइल का जिक्र किया कि प्रत्येक छोटा सा इजराइल चारों तरफ से ऐसी कंट्रीज से घिरा हुआ है कि जिसे सब मारना चाहते हैं, लेकिन मर नहीं रहा उनसे। कारण कि देशभक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि पैदा मतलब कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पास भी इतनी हिम्मत है कि वो चाहता है कि अगर मेरे देश पे कोई अटैक करता है तो मैं सामने को जान से मार दूं। किया जाता है। ये जलवा होना चाहिए हिंदुस्तान के हर एक नागरिक में। 2047 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे विकसित राष्ट्र बनाऊंगा। अगर आज ये जज्बा पैदा हो जाता है तो 2047 तो बहुत लंबा पीरियड है, उससे पहले ही देश हमारा विकसित बन जाएगा। हमारे देश के जितना ब्रेन हिंदुस्तान के लोगों में, इतना ब्रेन किसी में भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इतना दिमागदार आदमी नहीं है जितना हिंदुस्तान में है। आप देखिए कितने सीईओज हैं विदेशी में, हमारे लोग, कितने हमारे लोग वैज्ञानिक विदेशों में। नहीं, इससे मैं सहमत हूँ। और वो हमारे देश के लोगों का दिमाग प्रयोग कर कर वो विकसित हुए हैं। इतिहास उठा लीजिए, क्योंकि हम ब्रेन बनारस और ये ड्रेन सब। हो रहा है ना, तो शायद हमें मतलब ये भी मानना ही पड़ेगा कि हमें वो वाली चीज़ें हमारे बच्चों को यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, जो वहाँ पर उनके दिमाग की कदर हो रही है, यहाँ पर किसी वजह से नहीं हो पा रही है। तो इसको ठीक आपको करना इत्तेफाक पड़ेगा। नहीं रखता, नहीं, मैं पर्सनली तौर पे इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इत्तेफाक नहीं रखे, नहीं, लेकिन ये देखिए सच्चाई है। अगर कि लेकिन ये पैसा सच्चाई है। कमाने की चाह भी इंसान को कहीं ना कहीं ले जाती है। हाँ, तो पैसा कमाने की चाह रहती है। आप हर एक बात में। को समझ लीजिए, मैं ये बात कहता हूँ, पैसा कमाने की चाह भी इंसान को कहीं ना कहीं ले जाती है। पैसा कमाने की चाह इंसान को गलत रास्ते पे भी ले जाती है और ठीक रास्ते पे भी ले जाती है। लेकिन अगर वो हमारे ही देश में उस काबिलियत का प्रयोग करते तो हमारा देश
सोने की चिड़िया ही बहुत बना रहे हैं। जितने विकसित जितने राष्ट्र सीईओज बहुत पहले बाहर हो काम जाता। कर रहे हैं, मिड्डा साहब, जितने सीईओज बाहर काम कर रहे हैं उससे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे नौकरी के लिए भटक भी रहे होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज की हैं। तो चांस की बात है, तो चांस अभी हम नहीं प्रोवाइड आपको कर पा क्या रहे हैं। लगता है कि विदेशों में नौकरियों के लिए लोग नहीं तरस रहे नहीं, होंगे? बिल्कुल तरस रहे होंगे। फिर आप सब लोग इस चीज को क्यों नहीं, तो लेते फिर हैं? हमारा जो हर संसार के हर उसके अंदर हर व्यक्ति, कोई भी देश ऐसा नहीं जिसने सब व्यक्तियों को नौकरी दे दी हो। नहीं, बात ये हो नौकरी रही थी कि जो हमारे लोग हैं वो जाके बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ बन रहे हैं, तो यहाँ भी बड़ी तो बड़ी वहाँ पे उनकी कदर हुआ होगा दिमाग का, इसलिए बन यहाँ रहे भी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें बहुत से लोग लगे हुए हैं। क्या यहाँ पे इतना पैसे देने वाली कंपनी है? यहाँ भी 5-10, 20, 50 लाख रुपए देने वाली कंपनी है पर मंथ। लेकिन थोड़ा सा कभी क्या यहाँ होता पे है, 50 लाख की रेंज में आने के लिए ना कम से कम आपको 20 से 30 साल काम करना पड़ता है। वहाँ पे वो वाली रेंज जो है तीसरे साल में आ जाती है, ये फ़र्क है। ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ। हो सकता है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों से इत्तेफाक, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि हम अगर अपने देश की मिट्टी से प्यार करते हैं ना साहब, तो हमें अपने देश में ही वो करना। टैलेंट अगर ऐसा नहीं है, उसको जो घी है ना, घी साहब दूर से ही नज़र आता है। उसको केसर, केसर कश्मीर की धरती पे ही उगता है। दिमाग हिंदुस्तान में ही पनपता और कहीं पनपता ही नहीं। फिर केसर आज आपके सामने है, यहाँ पे हमारे उगा देश के के एक्सपोर्ट प्रधानमंत्री, कर देते हैं ना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या जिस प्रकार से वो बोलते हैं, इससे पूर्व में रही सरकारों के प्रधानमंत्री क्या कभी इस दिलेरी से बोले? वो भी तो सर दिमाग से ही, दिमाग तो कहीं चलता है ना। सभी जितने भी प्रधानमंत्री शुरू से लेके अंत तक जो रहे हैं अपने आप, क्योंकि अभी भाजपा मैं में किसी की काट नहीं कर रहा, तो वो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। नेहरू भी कम नहीं रहे हैं, इंदिरा गांधी भी कम नहीं रही है, अटल बिहारी वाजपेयी भी कम नहीं रहे आप हैं। हमारी बात नहीं समझे। मैं किसी के, मैंने क्या कहा, मैं पर्सनली तौर पे किसी के खिलाफ, जिसका जैसे समय आया उसने वो अपने बोलता समय है के अनुसार ये वैसा प्रगति किया। जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसने वैसा किया। इंदिरा गांधी जी थी, वो एक लेडीज़ के नाम पे बहुत बड़ा वो है, लेकिन उस समय साहब मीडिया इतना नहीं था। एक खबर चलती थी, वो 5वें दिन लोगों पे पहुंचती थी। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, 5 मिनट में ये लोग जो इधर खड़े हैं, हो सकता है ये लोग भी मूवी बना के डाल दें। चलो इस विषय पर फिर लंबी हम आपसे बात करेंगे। आज का जो चक्रव्यूह है इसको यहाँ यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन जो लास्ट लाइन है इसमें भी काफ़ी लंबी चर्चा की जा सकती है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, हमारी ये उम्मीद है, और जब भी आपके पास समय हो तो दोबारा से बातचीत करेंगे। आज पहली मुलाकात थी, बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपसे जुड़े तमाम मुद्दे जो आपके जहन में थे, हमने उन्हें इनके समक्ष रखा, चाहे बात सरकार की हो, मुख्यमंत्री की हो, रोज़गार की हो। तो इन तमाम बातों पे जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपको देखने को मिला। उम्मीद करते हैं आपको चक्रव्यूह का ये अंक ज़रूर पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब किशन मिड्डा जी आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए नेटवर्क 18 के साथ, क्योंकि ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। जय नमस्कार। माता।